हमारा विश्वास है कि हम पृथ्वी पर ही सीखते हैं और पृथ्वी पर ही हमारी सिकाई पकाई होती है। हमारे विचार में दूसरा स्थान वहाँ है जहाँ हम बिना शरीर के जाते हैं, जहाँ हम दूसरों से मिलते हैं, वे भी बिना शरीर के होते हैं। ये आध्यात्मिकता नहीं है, ये वास्तव में एक विश्वास है कि नींद में अथवा मृत्यु के बाद हम सूक्ष्म तलों में कहीं भी घूमने फिरने के लिए स्वतंत्र हैं। इन उच्चतर पहुंच वाले स्थानों के लिए हमारा शब्द है स्वर्णिम प्रकाश के लोक। हमारा निश्चित विश्वास है कि जब हम मरने के बाद अथवा नींद में सूक्ष्म शरीर में होते हैं, हम उनसे मिल सकते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं, क्योंकि सामंजस्य में होते हैं। ये सभी चीजें समय के साथ सत्य सिद्ध हो चुकी हैं और ये देखकर तरस भी आता है कि पश्चिमी लोगों के संदेह और यथार्थवाद ने इन सब चीजों को ठीक से अनुसंधान करने से विज्ञान को रोक रखा है। बहुत सारी चीजों पर भूतकाल में खूब हंसा गया, मजाक उड़ाया गया और वर्षों गुजरने के बाद वे सत्य सिद्ध हुई। मेरा ताजा निश्चय प्रथम प्रयास में ही परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए समर्पित था। जैसे ही मेरे 12वें जन्मदिन की तारीख नजदीक आई, मैं धीमे धीमे पढ़ाई में सुस्त हो गया, क्योंकि परीक्षा मेरे जन्मदिन के अगले दिन प्रारंभ होनी थी। पिछले साल ज्योतिष, हरित दवाएं, शरीर रचना विज्ञान, धार्मिक आचार नीति और सुगंधों के उचित सम्मिश्रण, सुंदर लेखन की विशिष्टता के साथ तिब्बत एवं चीनी भाषाएं तथा गणित के गहन अध्ययन से भरे रहे थे। खेलों के लिए बहुत ही कम समय था। एकमात्र खेल जिसके लिए हमारे पास समय था वह था जूडो, क्योंकि इस विषय की हमें कठिन परीक्षा देनी पड़ती थी। लगभग 3 महीने पहले लामा मिंग्या डोंड्यूप ने कहा था, इतना अधिक याद करना ठीक नहीं लोब्सांग, ये स्मरण शक्ति को क्षीण करता है। एकदम शांत हो जाओ जैसे अभी हो और ज्ञान स्वतः आएगा। इस प्रकार वह दिन आ गया। प्रातः 6 बजे मैंने व 15 दूसरे अन्य प्रत्याशियों ने स्वयं को परीक्षा के लिए प्रस्तुत किया। हमने खुद के मस्तिष्क को ठीक रखने के लिए और ये सुनिश्चित करने के लिए कि हम में से कोई भी अनैतिक लालच के आगे नहीं झुका है, एक छोटी सी प्रार्थना की। हमें अपने कपड़े उतारने पड़े और तलाशी देनी पड़ी। इसके बाद हमें धुले हुए पोशाक दिए गए। मुख्य परीक्षक ने हमें परीक्षा हॉल के छोटे मंदिर में से बंद क्यूबिकल कक्षों में पहुंचाया। ये लगभग 6 फीट गुना 10 फीट आकार के और लगभग 8 फीट ऊंचाई के पत्थर के डिब्बे थे। डिब्बे के बाहर पुलिस लामा हर समय गश्त पर रहे। हम में से हर एक को अलग अलग डिब्बों में प्रवेश करा दिया गया। दरवाजा बंद कर दिया गया, सील लगा दी गई। जब हम सबको अपने अपने घन कक्षों में बंद कर दिया गया, एक भिक्षु लेखन सामग्री और प्रश्न पत्रों का एक सेट लेकर आया और उसे दीवार में बने एक छोटे आले में से अंदर डाल दिया। हमारे लिए मक्खन वाली चाय और तसम्पा लाया गया। भिक्षु जो हमारे लिए ये लाया था, उसने बताया कि हमें दिन में 3 बार तसम्पा और जितनी बार चाहे चाय मिल सकती है। तब हमें प्रथम प्रश्न पत्र हल करने के लिए छोड़ दिया गया। 6 दिन तक लगातार एक विषय और सूर्योदय की प्रथम किरण से रात को जब तक दिखाई दे सके हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। हमारे घन कक्षों अर्थात क्यूबिकल कक्षों पर छत भी नहीं थी, इसलिए जो भी प्रकाश परीक्षा हॉल में आता था हमें मिल जाता था। हम सब पूरे समय अपने अपने अलग अलग कक्षों में रहे। कैसा भी कोई भी कारण हो, हमें बाहर आने की आज्ञा नहीं थी। जैसे ही शाम की रोशनी घटने लगती, एक भिक्षु दीवार के मोखले पर प्रकट होता
और हमसे हमारे कागज, प्रश्न पत्र वापस मांगता, तब हम अगले दिन प्रातः काल तक सोने के लिए लेट जाते। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि एक विषय का एक प्रश्न पत्र जो हल करने में 14 घंटे लेता था, निश्चय ही किसी के ज्ञान और उसकी नब्ज को पकड़ लेता था। 6वें दिन की रात को लिखित परीक्षा समाप्त हुई। हमें अगली सुबह तक उसी कक्ष में रखा गया। हमें उन्हें साफ करना था और जैसा हमने उन्हें पाया था वैसा ही हमें उन्हें वापस करना था। शेष दिन हमारा था, हम जैसे चाहें वैसे बिताएं। 3 दिन बाद जब हमारा लिखित कार्य जांच लिया गया और हमारी गलतियां ध्यान में कर ली गई, हमें एक एक करके परीक्षकों के सामने बुलाया गया। उन्होंने केवल हमारे कमजोर बिंदुओं पर प्रश्न पूछे और उनकी पूछताछ पूरे दिन चलती रही। अगले दिन सुबह हम सभी 16 उस कमरे में गए जहां हमें जूडो पढ़ाया जाता था। इस बार हमारी परीक्षा कठोर पकड़, जकड़, गिरना, गिराना, धक्कों और आत्मनियंत्रण पर हुई। हम में से प्रत्येक को दूसरे 3 प्रत्याशियों के साथ भिड़ना था। असफल विद्यार्थियों को शीघ्र ही बाहर कर दिया गया। धीमे धीमे दूसरे प्रत्याशी हटते गए और अंत में एकमात्र प्रारंभिक अवस्था में तजु के कठिन प्रशिक्षण के कारण अकेला प्रत्याशी मैं ही बचा था। मैं कम से कम जूडो में सर्वोच्च स्थान पर था, लेकिन केवल मेरे प्रारंभिक प्रशिक्षण के कारण, जिसे मैं उस समय बहुत खतरनाक और गलत समझता था। अगला दिन हमें परीक्षा के कठिन दिनों से उबरने के लिए दिया गया था और उसके बाद वाले दिन हमें परिणाम में सूचित किया गया। मैं और दूसरे 4 पास हुए थे। अब हम ट्रापा अथवा चिकित्सकीय पुजारी होने वाले थे। लामा मिंगिया डोंड्यू, जिन्हें मैंने पूरी परीक्षा के समय में नहीं देखा था, ने मुझे अपने पास बुला भेजा। जैसे ही मैं घुसा वे बोल पड़े, तुमने अच्छा किया है लोब्सांग, सूची में तुम सबसे ऊपर हो। मठाध्यक्ष स्वामी ने गहनतम को विशेष सूचना भेजी है। वह यह सुझाव देना चाहते हैं कि तुम्हें अभी सीधे ही लामा बना दिया जाए, परंतु मैंने इसका विरोध किया है। उन्होंने मेरा पुता हुआ चेहरा देखा और समझाया, अध्ययन करना और स्वयं की योग्यता पर उत्तीर्ण होना ज्यादा अच्छा है। पद दिया जाना अधिक प्रशिक्षण को खो देना है। प्रशिक्षण जिसे तुम्हें बाद के जीवन के लिए महत्वपूर्ण पाओगे, तथापि तुम मेरे बगल वाले कमरे में आ सकते हो, क्योंकि जब समय आएगा तुम परीक्षा उत्तीर्ण करोगे। यह मुझे अच्छा लगा। मैं वही करना चाहता था जो मेरे शिक्षक मेरे लिए ठीक समझते हैं। मेरी सफलता ही उनकी सफलता है। वह मुझे सभी विषयों में सर्वोच्च उत्तीर्ण होने के लिए प्रशिक्षित करने का श्रेय पाएंगे। यह सोचकर मैं रोमांचित था। सप्ताह के उत्तरार्ध में जीभ बाहर निकाले हुए दौड़ता हुआ, लगभग मरणासन, एक संदेशवाहक गहनतम का संदेश लेकर आया। संदेशवाहक प्रभावित करने के लिए हमेशा अपनी गति, जिसे वे दौड़ते हुए आए हैं, और विश्वस्त संदेश को पहुंचाने में उन्होंने जो कठिनाइयां उठाई है, उन्हें नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करते हैं। चूंकि पोटाला महज 1 मील ही दूर था, मैंने सोचा उसका दिखावा कुछ अधिक ही नाटकीय था। गहनतम ने मेरे उत्तीर्ण होने पर शुभकामनाएं दी थी। उन्होंने कहा था कि मैं उसी तारीख से लामा माना जाऊंगा। मुझे लामा की पोशाक पहननी थी और उस पद के सभी अधिकार एवं सुविधाएं मिलनी थी। वे मेरे शिक्षक से सहमत थे कि जब मैं 16 वर्ष का हूँ तो मुझे परीक्षा देनी चाहिए। इस प्रकार से तुम उन चीजों के अध्ययन के लिए प्रेरित होगे जिनसे अन्यथा तुम बचना चाहोगे, और इस प्रकार ऐसे अध्ययनों से तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा। अब यह कि मैं लामा था, मुझे कक्षा में जाए बिना मुझे अध्ययन की अधिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसका ये मतलब भी था कि
विशिष्ट ज्ञान वाला कोई भी शिक्षक मुझे पढ़ा सकता था, जिससे मैं जितना तेजी से चाहूं पढ़ सकता हूँ। प्रारंभिक चीजों में से एक जो मुझे पढ़नी पड़ी थी वह थी शिथिलन, जिसके बिना अर्थात तत्व रिलैक्सेशन की कला कोई भी यथार्थ अध्ययन नहीं हो सकता। एक दिन लामा मिंग्या डोंगड्युक मेरे कमरे में आए, जहां मैं कुछ पुस्तकें पढ़ रहा था। उन्होंने मुझे देखा और कहा, लोब्सांग, तुम काफी तनाव में दिख रहे हो। तुम शांतिपूर्ण ध्यान में तब तक उन्नति नहीं कर सकोगे जब तक कि तुम शिथिल ना हो जाओ। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि मैं इसे कैसे करता हूँ।